ऐसा लगता है आपको कि सिर्फ और सिर्फ वास्तु से चीजें जो है वो सब कुछ ठीक हो सकता है? जो मल्टीपल मोडालिटीज में आने का रीजन ही यही था। जैसे लाल किताब में तो स्पेशली फर्स्ट लाइन में ये कहा जाता है। अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं, आपको क्या लगता है सिर्फ 9 नंबर से आप किसी की न्यूमरोलॉजी का सारा सेक्शन चेंज हो जाता है? ये बहुत बड़ा मिथ है कि 2025 9 नंबर का है तो सारे ही इम्पैक्टेड हो जाएंगे। कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, गाड़ियां बहुत है, करियर जो है बहुत हाई फाई स्टेटस का है, तो कुंडली में भी तो सैटर्न कहीं ना कहीं उसको, और साथ में उस घर के व्यक्ति की वेस्ट अच्छी है, अब वो एम्पलीफाई इफेक्ट हो गया। अब वो व्यक्ति आपको हाइट्स पे दिखेगा। ऐसा कोई गलत काम, ऐसी कोई गलत रिलेशनशिप नहीं छोड़ी उस पर्सन ने। आज वो अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी में टोटल जा चुका है, बिकॉज मैंने देखा कि सैटर्न की ही दशा थी। तो क्या घर की भी हम लोग हीलिंग कर सकते हैं? अभी छोटा सा एग्जाम्पल आपको लाइव अभी दिखाता हूँ। आप अगर आईज क्लोज कीजिए, फिलहाल तो लाइट लग रहा है मेरे को। हनुमान जी है, उनको मैं बड़ा भाई बोलता हूँ। लोग कहते हैं कि यार तूने ये कर दिया, वो ये कर देंगे। मैंने कहा भाई वो कुछ नहीं करेंगे, बड़े भाई हैं। 12 नंबर पाइसिस मछली का साइन है। 11 तारीख को कुछ ना कुछ जलीय उपद्रव होगा ही होगा। अब पूछते लोग 9 नंबर। अब पाकिस्तान ने अपने 8 साल की जैसी जर्नी बिताई, वैसा ही तो अभी रिजल्ट भोगने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो रजनी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेजिस एस्ट्रो पर। आप लोग जानते हो एक नई जो है जर्नी पर निकली हूं आप लोगों के लिए, और स्पेशली कहूं तो अपने लिए। आप सभी से मेरा एक वादा जो फर्स्ट वीडियो में मैंने किया है आप लोगों से, कि इस चैनल पर अब वो लोग आएंगे जो आपको सही और पॉजिटिव जानकारी देंगे। हमारे इस चैनल पे कभी भी आपको किसी तरह की भी कोई नेगेटिविटी नहीं फील होगी, बल्कि अपनी लाइफ से ब्लॉकेजेस जाती हुई फील होंगी। तो उसी परंपरा को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और हमारे इस सेकंड पॉडकास्ट में आज आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल अपने गेस्ट को आपके साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगी। और मैं गेस्ट नहीं कहूँगी, मेरे साथ ही हमारी जर्नी में मेरी तरह ही बहुत साल से प्रैक्टिस करते हुए, जो कि मेरी तरह ही कहते हैं कि हम कंप्लीट कभी इस जर्नी को कर ही नहीं पाएंगे और प्रैक्टिस में ही रहेंगे, तो जिनका नाम है अखिल जी, जो कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड हीलिंग की सारी ब्रांचेस में एक्सपर्टीज़ रखते हैं, और जिन्होंने पता नहीं कितने लोगों को हेल्प की है अपनी जर्नी को कहीं ना कहीं ईजी करने में। सो वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर अखिल जी। राधे राधे मैम जी, तो सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया मैम, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप जानते हो कि इस चैनल पर हम लोग पहले छोटे छोटे वीडियोस डाल रहे थे, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि मैम कुछ चीज़ों को डिस्कशन फॉर्म में डालिए, जर्नल डालिए, जिससे ना क्या होता है कि जब हम राशि फॉर्म में बात करते हैं, कोई टेक्निकल फॉर्म में एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ना डीप चीज़ें स्टार्टिंग में नहीं समझ आती, जैसे जस्ट लर्नर ही है, पहला पड़ाव रखा है। तो आज की ये क्लास में ये कह लीजिए, या फिर इसकी आज हमारी डिस्कशन में कह लीजिए, एक अगर पॉजिटिविटी देखें हम लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, आप कब से इसमें हैं और आपको क्या लगता है कि वाकई जितनी भी ब्रांचेस अभी तक आपने क्या क्या किया है, क्या उनसे वाकई जीवन में हम लोग सुधार ला सकते हैं? कितने % हमारी ज़िंदगी जो सुधर सकती है? मैम देखिए, मेरे को लास्ट 15 साल हो गए इस लाइन में जी। मैंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी हार्डशिप्स फेस की थी, फिर लोगों के पास गए, लेकिन वो सॉल्यूशंस नहीं मिले जो एक्चुअल में सॉल्यूशंस मिलने चाहिए थे। जी। फिर एक टीचर मिले जहाँ मैंने रेकी से स्टार्ट किया, उन्होंने जो मेरा मार्गदर्शन किया, जी। डॉक्टर एन के शर्मा सर हैं, मेरे गुरुजी हैं, जो कि एनर्जी फील्ड में मेरे को लेकर आए। उनसे जुड़ने के बाद समझ में आया कि चीज़ों को देखने का नज़रिया। अब जैसे आपने बात की कि जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, हीलिंग्स हैं, ये लाइफ में कितना इम्पैक्ट करती हैं, तो मैं कहता हूँ ये लाइफ को 360 डिग्री रोटेट करने की पावर रखती हैं। जी। लेकिन फ़र्क क्या है, व्यक्तियों को चाहिए हथेली पे सरसों, या उन्हें लगता है कि मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया, किसी वास्तु वाले के पास गया, उसने मुझे कुछ उपाय बताए, मैंने उपाय कर दिए और मेरा जीवन चेंज हो जाएगा। जी। जबकि रियलिटी ये है कि चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है या वास्तु है, ये सब लिविंग साइंस है। राइट। अगर मैं वास्तु की बात करूं, आज मान लीजिए मैंने किसी घर को वास्तु परफेक्ट कर दिया, जी, लेकिन वो टाइम टू टाइम डीक्लटर नहीं कर रहे,
वो टाइम टू टाइम स्पेस क्लिनजिंग नहीं कर रहे हैं, वो बार बार चीज़ों की शिफ्टिंग कर रहे हैं, और प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग वो शिफ्टिंग अलाउड नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, मैंने जो वास्तु बनाई है उस घर की, वो 50% काम करेगी, 50% इफेक्ट उनका है। अगर वो स्पेस क्लिनजिंग करेंगे, डीक्लटरिंग नहीं करेंगे, चीज़ों को ज़्यादा शिफ्ट नहीं करेंगे, तो उनकी लाइफ में उतने उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। इसी बात पे अगर मैं अखिल जी बोलूं कि वास्तु तो हमारी दशाओं के अकॉर्डिंग बदलता भी है, राइट? कि जैसे जैसे हम कोई चीज़ हमारी दशा जब चेंज होती है, उस सब में मेजर इम्पैक्ट हमारे घर के वास्तु पे भी होता है ना। हम लोग उसकी चीज़ें अपने घर में लानी शुरू कर देते हैं। तो ऐसा लगता है आपको कि वास्तु से हम लोग जो है अपनी मतलब सिर्फ और सिर्फ वास्तु से चीज़ें जो है वो सब कुछ ठीक हो सकता है? देखिए, मैंने जो मल्टीपल मोडेलिटीज़ में आने का रीज़न ही यही था कि कोई भी लाइफ विदाउट एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु के कंप्लीट नहीं होती। यस, राइट। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपको जीने का ढंग सिखाती है, न्यूमरोलॉजी आपको आपकी डेट्स को कैसे यूज़ करना है, आपके लकी टाइम को कैसे यूज़ करना है, या आपकी एनर्जीज़ को वाइब्रेशन के साथ कैसे अलाइन करना है, ये सिखाती है। और वास्तु आपको एक परफेक्ट एनवायरनमेंट देती है कि जहाँ आपकी बॉडी को हील होना है, या जहाँ आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी के रूप में फूड इनटेक होना है, वहाँ की जो वाइब्स हैं, अग्नि की जगह पर अग्नि हो, जल की जगह पर जल हो, आकाश तत्व की जगह आकाश तत्व हो, तो वो एक एनर्जी अलाइनमेंट बैलेंस लेके आएगा। तो वो जो रिचार्जिंग है बॉडी की, अगर वो अलाइनमेंट में हो रही है, आप अपनी लकी डेट्स, लकी नंबर्स को यूज़ कर रहे हो, टाइम फ्रेम्स को यूज़ कर रहे हो, अपनी एनर्जी वाइब्रेशंस को यूज़ कर रहे हो, और साथ ही साथ अगर आप प्लैनेट्स के अनुसार चल रहे हो। हम सोचते हैं कि हम प्लैनेट्स को चलाते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि चाहे हम उसको बिलीव करें कि ना करें, अगर प्लैनेट ने कोई प्रॉमिस की है तो वो इवेंट होना तय है जी। अगर हम कुछ शिफ्ट कर सकते हैं तो उसका इम्पैक्ट जी, कि कोई ऑपरेशन लिखा है तो वो खरोच में बदल जाए जी, या कोई खरोच ऑपरेशन में बदल जी। जैसे लाल किताब में तो स्पेशली फर्स्ट लाइन में ये कहा जाता है कि उपाय को जो है वो जस्ट आप एक बाउंड्री समझ लीजिए, इस खेत की एक बाड़ समझ लीजिए, इससे ज़्यादा उपाय कुछ नहीं करते, है ना। लेकिन अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं, जब हम आज आपने देखा होगा बहुत सोशल मीडिया पे 9 नंबर की बहार छाई हुई है कि ये साल 9 नंबर का है तो मंगल का है, फला पता नहीं क्या क्या चीज़ें सुनने को मिलती है। आपको क्या लगता है सिर्फ 9 नंबर से आप किसी की न्यूमरोलॉजी का सारा सेक्शन चेंज हो जाता है? 9 नंबर से सिर्फ डर जाना चाहिए अगर किसी का कोई गलत है या कुछ भी है, क्या उसके साथ और चीज़ें नहीं देखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये बहुत बड़ा मिथ है जी कि 2025 9 नंबर का है तो सारे ही इम्पैक्टेड हो जाएंगे जी, क्योंकि 9 नंबर कंप्लीशन का साल है। जब भी हम कंप्लीशन की बात करते हैं तो उसके लिए हमें पहले इनिशिएशन देखनी होगी जी। अगर मान लो किसी का पर्सनल ईयर 1 था, उसने उसको वेस्ट नहीं किया, उसने उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया, यानी पिछले 9 सालों का आपका एक तरह से देखा जाए, जो 8 साल का आपने जो ब्यौरा इकट्ठा किया है ना, वो 9वां साल बनाएगा, 9वां साल बनाएगा। अब मंगल मांगलिक भी है और अग्निकारक भी है। अब आपको मांगलिक बनाना है कि अग्निकारक बनाना है, ये आपके उस 8 साल के ब्यौरा पे आएगा। यानी कि अग्नि है, अग्नि हम खाना पकाने के लिए प्रयोग में लेते हैं, और वही अग्नि किसी को जलाने में भी काम आती है। जैसे अभी एलए में आग लगी, आपने देखा, तो मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ से शायद लोग और डर जाए कि 9 का साल है तो आग की घटनाएं बहुत होंगी, या सो कॉल्ड की ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा। लेकिन उसके पीछे पिछले 8 सालों का जो वो चीज़ें हैं वो भी देखनी पड़ेंगी कि कहीं तो केयरलेस, कहीं पे कोई ऐसी चीज़ अगर आपने 8 साल आपको लगता है कि आपने कुछ भी नहीं किया है जी, तो आप इस 9वें साल से कोई उम्मीद मत कीजिए। चाहे वो जितना मर्जी आपका पॉजिटिव है। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपने आने वाले 9 साल सुधार सकते हैं कि आप 9वें साल को प्लानिंग में लगा दीजिए कि मुझे अगले साल से क्या स्टार्ट करना चाहिए। तो जैसे अखिल जी, मैंने देखा कि कई नंबर्स को ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलते हैं, मैंने देखा न्यूमरोलॉजी में, और जो कहते हैं कि अगर जैसे 8 नंबर को बहुत बोलते हैं, कार्मिक नंबर्स जैसे मैंने देखा है कि बोलते हैं 13 नंबर, तो ऐसा रियल में होता है क्या कि वाकई इनकी लाइफ में ऐसे नंबर्स का कुछ खेल होता है? देखिए, रीज़न जो अभी तक मैंने देखा है ना, अगर मान लीजिए कोई 8 नंबर का व्यक्ति है ना जी, अगर वो अननोइंगली कोई घर ले रहा है
जी अननोइंगली कोई मोबाइल नंबर ले रहा है, अननोइंगली किसी पर्सन से कनेक्ट हो रहा जी। है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में 8 और 4 की फ्रिक्वेंसी बढ़ाने लग जाते हैं। अब सैटर्न जज है, न्यायाधीश है। तो न्यायाधीश को मतलब नहीं कि सामने वाला मेरा रिश्तेदार है, अड़ोसी है, पड़ोसी है या कौन है। न्यायाधीश का मतलब सिर्फ इतना है कि कौन पक्ष में है और कौन विपक्ष में है, किसके पास ज्यादा प्रूफ है, वो उसी के पक्ष में फैसला देगा। जी। तो 8 नंबर का व्यक्ति अगर 8 नंबर की करेक्टरिस्टिक्स को अपना ले तो 8 नंबर कोई बुरा नहीं है। यस। समस्या क्या आ रही है, जैसे हमने 1999 के बाद 2000 में कदम रखा, हाँ जी, हमारी जो मानसिक सोच है वो तीव्रता से बढ़ती जा रही है। क्योंकि 2 नंबर हो गया, बाकी सारे हेल्पिंग नंबर्स गायब हो गए चंद्रमा आ कहीं ना गए, कहीं। चंद्रमा का प्रभाव बढ़ गया। अब चंद्रमा क्या करेगा, चंचलता लेके आएगा ना। आज के व्यक्ति में टिकन है। आप देख रहे हैं आजकल बच्चे क्यों परेशान हैं, पेरेंट्स एक ही चीज को लेके परेशान है, उनकी एक्सेस एनर्जी को लेके। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि खाली अगर हम सन की बात करें कि 2000 सन था, तो बीच में कोई भी नंबर नहीं था। 2010 तक चलेंगे, अगर हम 9 तक चलते हैं तो बीच में नहीं है। लेकिन क्या कुंडली इसके पैरेलल नहीं चलते? मान लीजिए 8 नंबर है किसी का, तो अगर उसको प्रोमिनेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है कि बार बार वो, अगर मान लीजिए इसको पॉजिटिव सेंस में लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव बात करें कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, गाड़ियाँ बहुत है उसके बंदे के पास, तो प्रोफेशनल लाइफ में करियर जो है बहुत हाई फाई स्टेटस का है, तो कुंडली में भी तो सैटर्न कहीं ना कहीं उसको, उसकी एनर्जी जो है कहीं ना कहीं कुंडली से भी तो जुड़ी होती है, नंबर्स भी तो वही काम करते हैं। मैंने आपको वही तो कहा ना स्टार्टिंग में, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। जी। अगर कोई 8 नंबर वाला व्यक्ति है, सैटर्न राइटली प्लेस्ड है, यस, कोई दुश्मन ग्रह उसके साथ में नहीं तो है, वो कोई तभी पापी ग्रह impact साथ करेगा में नहीं ज़्यादा। है, जी। और साथ में उस घर के व्यक्ति की वेस्ट अच्छी है, क्योंकि सैटर्न वेस्ट हो गया। यस यस। अब वो एम्पलीफाई इफेक्ट हो गया। अब वो व्यक्ति आपको हाइट्स पे दिखेगा। यस। अगर मान लो 8 नंबर वाला व्यक्ति है और अपनी लाइफ में 8 को ही ऐड करे जा रहा है कि घर भी 8 नंबर का, मोबाइल में भी 8 नंबर है, कार नंबर लिए तो वो भी 8 नंबर आ रहा है, वेस्ट भी डिस्टर्ब है, वहां कोई WC है, कट है, कोई भी प्रकार का दोष है, प्रकार का ले लो। और अब उसी भी मान लो सैटर्न राहु के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, Yes. पापी ग्रह बना रहा है, सूर्य के साथ बैठा है, चंद्र के साथ बैठा है, यानी अपने शत्रु ग्रहों के साथ बैठा है, या कोई 1-8 की टक्कर शत्रु मार रहा है। जी। जब हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं तो हमें सारे पहलू लेने पड़ेंगे। तो वही 8 नंबर वाले व्यक्ति देखेंगे, कहेंगे यार ये 8 नंबर खराब है। इसीलिए मैंने जब भी बात करी है, मैंने एक ही चीज बोली है, 1 से लेकर 9 नंबर में कोई भी नंबर खराब नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मिथ होती है ना, मैंने ज़्यादातर देखा लोगों को कि मेरा तो 8 नंबर है या मेरा तो 7 नंबर है, तो केतु का है तो पता नहीं क्या। लेकिन मैंने देखा जैसे मेरा अगर 25, तो आप एक चीज देखिए ना, जितने भी आपको बड़े CEO मिलेंगे जी, जितने भी आपको बड़े कंपनी के चेयरमैन मिलेंगे, या तो वो 4 वाले मिलेंगे या 8 वाले मिलेंगे। यस। तो फिर खराब कैसे है? राइट। सिर्फ फर्क कितना है, शनि का 2 सिस्टम है जी। या तो वो आपको 1 से 35 मौज कराएगा, फिर आने वाली जिंदगी आपको तड़पाएगा, क्योंकि 1 से 35 जब आप मौज करोगे तो आपके पास कोई भी लाइफ एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो क्या होगा, 35 के बाद की जो आपकी एज होगी, जो आपकी राहु की एज आएगी, केतु की एज आएगी, अलग अलग प्लैनेट्स की जो एज आएगी, फिर आपको लड़खड़ाना पड़ेगा, फिर आपके पास, क्योंकि संभलने के लिए बुद्धि तो है नहीं। दूसरा फेज क्या करेगा सैटर्न, 1 से 35 आपको तड़पाएगा। तड़पाने का मतलब आपको तरह तरह की लर्निंग्स देगा, जिसको हम स्ट्रगल कह देते हैं। रिलेशनशिप में लर्निंग देगा, आपको करियर में लर्निंग देगा, आपको एजुकेशन में लर्निंग देगा, आपको खुद से खुद की लर्निंग देगा। तो वो हमारे पास एक पोथा तैयार हो जाता है कि 35 साल हमने सीख लिया, तो अब आगे आने वाली जिंदगी स्मूथ हो जाती है। यस। तो अभी जैसे कल ही मैंने किसी की कंसल्टेशन की, उस बच्चे का यही था, उसकी 39 की एज है और उनके सैटर्न जो है वो 6th हाउस में बैठकर राहु को 3rd एस्पेक्ट से 8th हाउस में दे, तो 6-8 का भी कनेक्शन हो गया और 3rd एस्पेक्ट भी बढ़ गया। बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मानती हूँ मैं। अब उस पर्सन का कहना ये था कि मैंने 35 की एज तक, तो अप्रॉक्स 35-36 में सैटर्न अगर जितना आपको रगड़ना है, जितना आपसे कुछ कराना है, करा देगा। 35-36 तक ऐसा कोई नशा, ऐसा कोई गलत काम, ऐसी कोई गलत रिलेशनशिप नहीं छोड़ी उस पर्सन ने, और उसके बाद आज वो बॉन्क है।
आज वो अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी में टोटल जा चुका है। बिकॉज मैंने देखा कि सैटर्न की ही दशा थी, सैटर्न की दशा अब खत्म होने वाली है उनकी। और जब मैं देखती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ नंबर तभी काम करते हैं आपकी लाइफ में जब आपकी कुंडली भी साथ दे रही है, वास्तु भी साथ दे रहा है। तो अब उस पर्सन ने देखो घर भी बदला, ठीक है, लाइन भी अपनी बदली, अब वो टोटल 360 रोटेट हो गया। तो इट मीन्स कि किसी नंबर को हम पॉजिटिव या नेगेटिव बोलते हैं। कोई भी नंबर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। अगर एक नंबर वाला व्यक्ति है, अभिमान और स्वाभिमान में एक छोटा सा फर्क है। एक नंबर वाला स्वाभिमानी भी मिलेगा और एक वाला अभिमानी वाला भी मिलेगा। ये व्यक्ति के चुनाव के ऊपर है। इसीलिए जब हम कर्मों की बात करते हैं तो हम 3 कर्म की बात करते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। ना संचित हमारे हाथ में, ना प्रारब्ध हमारे हाथ में, वो तो निकल गए। ठीक, क्योंकि प्रारब्ध का मतलब क्या है, संचित से ही एक बॉक्स हम इस लाइफ में लेके आए हैं जो हमें बैलेंस करना है। हमारे हाथ में सिर्फ क्रियमान है जी। और उस क्रियमान को मैनेज करने के लिए ही हमें एस्ट्रोलॉजी का, हमें न्यूमरोलॉजी का, हमें वास्तु का ज्ञान दिया गया है। सहारा ले सकते हैं हम। बिल्कुल। आज मुझे मालूम है मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, तो मैं एक्सीडेंट को नहीं बदल सकता। मैं सिर्फ क्या कर सकता हूं कि मैं देख संभल कर गाड़ी चलाऊं, या मैं चालक को अपने साथ लेके जाऊं, या अगर संभव हो तो मैं उस यात्रा को बदल सकूं। जी अखिल जी, जैसे कि आप न्यूमरोलॉजी में इतने साल से काम कर रहे हो, आपने देखा होगा कि लोग अपने नाम की गाड़ी लेते हैं, अपने परफेक्ट नंबर की गाड़ी लेते हैं, घर लेते हैं। और जो डिफरेंट ब्रांचेस है, जैसे वैदिक इसमें न्यूमरोलॉजी है, कीरो है, शेडिलियन है, बहुत सारी है ना, मल्टीपल है। जैसे कि हमारी एस्ट्रोलॉजी में इसमें भी बहुत सारी ब्रांचेस। तो आपको क्या लगता है विच इज़ परफेक्ट, जो कि हम आसानी से अपने जीवन में उतार सकते हैं जिसके थ्रू? देखिए, बीइंग इंडियन तो मैं वही बोलूँगा कि वैदिक बेस्ट है। ओके। लेकिन क्या है कि वैदिक एक बेस है। जैसे हम ज्योतिष में बात करते हैं, जो हमारी वैदिक ज्योतिष है वो एक बेस है। लाल किताब बनी तो उसकी मौसी कहलाई, क्योंकि कारण वही है। अगर सिद्धांत देखेंगे, बृहस्पति को बृहस्पति समझना है तो वैदिक से ही समझेंगे। लाल किताब ने तो उसके कॉम्बिनेशंस की गणना की है। फिर अगर हम केपी की बात करें तो उसी ने उसके सब लॉर्ड को अलग स्पेंड करके नक्षत्रों का, खाली बृहस्पति वही के वही है जी, उसको और मल्टीपल टाइप से देखना सिखाया। हम भृगुनंदी नाड़ी की बात करें तो वो और थोड़ा माइक्रोस्कोपिक हो गया कि बिल्कुल कीन इवेंट पे आ गए। तो ऐसे ही जब हम मुंडेन की बात करें, जो रावण के द्वारा बनाई गई थी, वो बेसिकली यूनिवर्स के ऊपर काम करती है। वो पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, लेकिन ज़्यादा वो देश काल परिस्थिति को एक्सप्लेन करती है। ठीक है। अब ऐसे न्यूमरोलॉजी की बात करें, 1 से लेकर 9 नंबर चाहे वैदिक में हो, चाहे चाइल्डियन में हो, कीरो में हो, कबाला में हो, पाइथागोरियन में हो, एक का मतलब वही होगा। यू मीन टू से कि आप किसी भी थ्रू के चले जाओ, आपको रिजल्ट तो लगभग वही। क्योंकि मैंने ज़्यादातर सुना है कि नहीं ये वाली परफेक्ट है, इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकलता है, इसमें कुआं नंबर नहीं देखना, इसमें ये नहीं करना। क्योंकि उसके पीछे रीज़न क्या है कि जो पाइथागोरियन साइंटिस्ट थे या जो कबाला वाले थे जी, वो लोग साइंटिफिक अप्रोच पे काम करते थे। वो लोग प्रेडिक्शंस में इतना बिलीफ नहीं करते थे। उन लोगों को न्यूमरोलॉजी टच करने का रीज़न भी सिर्फ यही था कि 1 नंबर वाला व्यक्ति जितने भी होते हैं उनकी सिमिलर क्वालिटीज़ क्यों होती हैं, उसके पीछे की साइंस क्या है, ये ऋषि मुनियों ने कैसे लिखा। लेकिन लोगों ने उसको ब्रांचेस बना दिया। लेकिन आज भी अगर हम देखें, अगर प्रेडिक्शन के मामले में देखें, तो जितनी वैदिक से हम क्लियर प्रेडिक्शन दे सकते हैं व्यक्ति की, बाकी ब्रांचेस कहीं ना कहीं उस प्रेडिक्शन पे लिमिट कर जाती हैं। तो जैसे अभी आपने बात की कि न्यूमरोलॉजी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें होती हैं, ऐसे ही आप अगर हीलिंग में बात करें तो क्या हीलिंग के थ्रू, जैसे हीलिंग की भी डिफरेंट ब्रांचेस होती है, थीटा है और रेकी हीलिंग है ना, बहुत सारी मैंने हीलिंग सुनी है। तो आप मेरे को बताइए कि क्या हीलिंग के थ्रू, पर्सन का तो सुना है मैंने कि पर्सन को हम लोग बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से, तो क्या घर की भी हम लोग हीलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या उसमें कौन सी, किस तरह से हम लोग, अगर जर्नल हम लोग स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए बता पाएँ कि क्या करना चाहिए इन जर्नल, अगर घर के वास्तु के लिए हम कुछ जर्नल चीज़ करना चाहें? अभी छोटा सा एग्जांपल आपको लाइव अभी दिखाता हूँ। आप अगर आईज क्लोज कीजिए और अगर इनहेल कीजिए डीप और फील कीजिए कि ये जो एनवायरनमेंट है अभी, वो आपके हार्ट चक्रा पे क्या फीलिंग दे रहा है।
हैवीनेस दे रहा है कि लाइटनेस दे रहा है? फिलहाल तो लाइट लग रहा है मेरे को। कितना लाइट लग रहा है, मैं परसेंटेज में अगर आपसे पूछूं तो? क्योंकि मैं मान लो अगर कुछ करता हूँ यहाँ पे, मतलब जिसको हम कहें कि बिल्कुल रिलैक्स माइंड तो नहीं कह सकते, कुछ एंजाइटी जैसे दिमाग में चल रही है। अब वो हो सकता है शो के लिए भी चल रही हो, कोई बड़ी बात कुछ भी नहीं हो है, सकता है। है ना? हाँ जी अब मैं एक सिंपल सा कमांड बोलूँगा, जी। ठीक है, फिर उसके बाद आप मेरे को बताना कि आपकी ये जो एंशियसनेस है वो कितनी कम हुई। ठीक है। All the expectations, separation, judgment, rejection that you have regarding this environment, this place, this podcast, and your channel, will you allow me to destroy it and control peace? Just say yes. Yes. Right and wrong, good and bad, pot and pop, all 100 shots, boys, poets, basis, creation and beyonds. Truth. अब आप फिर से एक इनहेल कीजिए, बहुत कीनली आपको ऑब्जर्व करना है। बेटर। तो ऐसे हीलिंग काम करती है, क्योंकि जब भी हम हीलिंग की बात करते हैं ना, तो इट इज़ अ साइंस ऑफ वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। बट यहाँ पे अखिल जी एक बात कहूँगी मैं, कि जैसे मैंने नंबर्स का सुना है, कुछ पर्टिकुलर नंबर्स जैसे बहुत ट्रोलिंग पे रहे कहीं मैंने देखा, तो मुझे भी ये सोचने में थोड़ा सा मजबूर हुई कि क्या ऐसे कुछ होता है कि कुछ एंजल नंबर बोले हम, या फिर कुछ स्विच वर्ड्स बोलें और वो वाइब्रेशन काम करने लग जाए, ऐसा होता है? क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, जब तक आपने कोई एक्शन नहीं की तो उसकी रिएक्शन की कैसे उम्मीद कर सकते हो? देखिए, मैंने पीछे स्विच वर्ड पे एक पॉडकास्ट बनाया था जी। ठीक है, लोगों को वो नहीं समझ में आया क्योंकि मैंने उसमें वास्तविकता की बात की थी जी, और रियलिटी सुनते नहीं ना लोग। स्विच वर्ड, अलाइंड एक्शन विद प्रॉपर गाइडेड विजुअलाइजेशन जी। का कॉम्बिनेशन रिजल्ट है। ओके। आप मान लीजिए रूम में बैठे हैं, रजाई के अंदर सर्दी में हीटर चला रखा है और आपने माला ले ली और श्रिम 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 कर रहे हो, ठीक है। ना आपके पास कोई फाइनेंशियल प्लानिंग है, ना आपके पास कोई करियर की प्लानिंग है, ना कोई ना आपने आगे कोई सपोर्ट बना रखा है, तो वो व्यक्ति केवल श्रिम श्रिम ही जपेगा। और लक्ष्मी माँ भी यही कहेगी, अच्छा बेटा श्रिम 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 श्रिम। तो इसीलिए काफ़ी सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि मैं तो इतने साल से रेमेडीज कर रहा हूँ, मैं तो इतने साल से मंत्र जाप कर रहा हूँ या स्विच वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, काम बिलीव नहीं करोगे, मैं तो ये बोलता हूँ, जब व्यक्ति बोलता है ना आई एम द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड, तो मैं व्यक्ति से पहला क्वेश्चन यही होता है कि तुम्हारी रिचनेस की डेफिनेशन क्या है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने तुम्हें बोलना सिखाया है उसकी रिचनेस की डेफिनेशन कुछ और हो सकती है। अब मान लीजिए अंबानी जी के यहाँ पोता हुआ, अब उसकी रिचनेस की डेफिनेशन क्या होगी कि मुझे वर्ल्ड का बिजनेसमैन बनना है। राइट, कि मेरे दादा यहाँ तक थे तो मुझे 2 स्टेप ऊपर ही जाना है। कपड़ा मकान की कोई विश नहीं होगी। यस यस। लेकिन वहीं कोई रिक्शा पुलर बोल रहा है, मान लीजिए कि आई एम द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड, तो उसकी रिचनेस की डेफिनेशन क्या होगी? एक अच्छा सा घर, मैक्सिमम चलिए 200 गज का घर, 500 गज का घर, एक अच्छा घर, अच्छा एक छोटी गाड़ी अच्छी, यस, फैमिली एक साल में 2-3 बार घूम के आ जाए, बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ लें, ठीक है, घर में राशन पानी अच्छे से हो, इंटीरियर अच्छा हो। यस। बहुत हद तक होगी तो ये सोच लेगा कि मेरी रिक्शा की एक कंपनी हो कि जहाँ पर 8-10-20 रिक्शा वाले मेरे नीचे काम कर रहे हो। सही बात है। तो यहाँ पर क्या डिफाइन करेगा? रिचनेस की डेफिनेशन। अगर उसकी डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है, व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, वो बोल रहा है आई एम द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड, बट आपका बैकअप क्या है, आपके पास तैयारी क्या है रिचनेस के लिए? उसकी रिचनेस की मिल भी रही है, लेकिन दिमाग क्या बात करता है, दिमाग देखता है बड़े बड़े स्पीकर्स को कि वो जब बोलते हैं तो वो कहाँ पहुंच रहे हैं। तो जब तक हम अपनी डेफिनेशन को चेंज नहीं करेंगे ना, हम वो वाइब्रेट और फ्रिक्वेंसी करेंगे ही नहीं। जैसे कि आपको भी लोग कहते होंगे देखकर, मुझे भी कहते हैं लोग कि आप जो है इतनी जल्दी कैसे समझ लेते हो चीज़ें, या आपने इतने थोड़े टाइम पे कैसे सब कुछ अच्छे से कर रहे हो या कुछ है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बेस जब आपका बहुत कमज़ोर होता है, कहीं ना कहीं आप जब अपने पे काम नहीं करते। मेरा ये मानना है कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर मेरी जीवन में
एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, जितनी भी ऑकल्ट साइंस है, अगर मेरे जीवन में कोई चेंज नहीं लाई तो मैं क्या ही अपने स्टूडेंट्स को चेंज कर लूँगी, मैं क्या एग्जाम्पल दे के आपको करूँगी, है ना। तो वही चीज़ आपको क्या लगता है कि पहले हर इंसान को, कोई भी आपका टीचर बन रहा है, कोई भी आपका गुरु, कोई भी मार्गदर्शक, जैसे आपने पैसे की बात की कि जिसको आप फॉलो कर रहे हो मैनिफेस्टेशन के लिए या कुछ भी, सारा खेल तो दिमाग का है, सबकॉन्शियस माइंड का है। आप सिर्फ आज किसी चीज़ को उसको बोलना शुरू कर देंगे तो शायद वो अगले 10 साल में काम कर जाए, क्योंकि 10 साल तक तो कुछ ना कुछ एक्शन कर ही लोगे। लेकिन आप जो लोग आज रिच हैं, आप और मैं, जहाँ पे हम लोग यहाँ थोड़ी सी जगह पे थोड़ा सा जगह बना पाए इस चीज़ में, तो हम लोगों के पीछे की जो 10-15 साल की जर्नी है, पहले वो कवर करनी चाहिए। उन लोगों को वो चीज़ देखनी चाहिए ना, हर एक इंसान के पीछे। जैसे कि आज बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स मोटिवेशनल हैं, उनके पीछे उनके 20-20, 25 क्या 40-40 साल की मेहनत है, तो आज वो इतने कॉन्फिडेंटली बात कर पाते हैं। देखिए, इसमें दो चीज़ है, कलयुग है, हाँ जी, राहु का प्रभाव है जी, राहु जुमले दिखाता है कि जल्दी चाहिए, जुमले दिखाता है राहु। यस, 80% स्पीकर ऐसे हैं ऑनलाइन जिनके पास कुछ भी नहीं है, राइट। जो सिर्फ जुमले दिखा रहे हैं, BMW गाड़ियां दिखा रहे हैं, बड़े बड़े घर दिखा रहे हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। अखिल जी, इसी बात के लिए ना, इसी वजह से कहीं ना कहीं इतनी मेहनत करके ये पॉडकास्ट चैनल का हमने शुरू किया, यही सोच के कि इतना भ्रम है, ज्योतिष, ऑकल्ट, हमारी जितनी भी ब्रांचेस हैं, हम जिसमें काम कर रहे हैं या करना है पूरी ज़िंदगी, उसमें ना बहुत भ्रम है। देखिए, भ्रम नहीं है, रीज़न क्या है, कलयुग है। कलयुग में राहु प्रदाता है जी। तो अगर राहु आपको सही तरीके से सब कुछ करने देगा तो फिर कलयुग ही नहीं रहेगा। जब कलयुग आया तो राहुदेव ब्रह्मदेव के पास गए, उन्होंने कहा जी आपने सतयुग को भी सब कुछ दिया, आपने त्रेता को भी सब कुछ करने दिया जी, अब मेरा युग आया है, द्वापर में भी आपने करने दिया, अब मुझे करने दो। तो उन्होंने कहा देख, पूरा तो मैं तेरे को सौंप नहीं सकता क्योंकि मुझे सृष्टि चलानी है जी, हाँ तू चुनाव कर ले शरीर के एक अंग को, वो मैं तुझे सौंप देता हूँ। अच्छा, अब वो राजा के मुकुट पे जाके बैठ गए। ओके। अब मुकुट का मतलब क्या है, आपके कॉन्शियस ब्रेन को उन्होंने कैप्चर कर लिया। आज व्यक्ति अपने शरीर से परेशान नहीं है, अपने दिमाग से परेशान है। तभी इसको राहु की लहरें बोलते हैं हम लोग लाल किताब में कि ये जो आपकी वेव्स, जो थॉट का पैटर्न है ना, असल में मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारी थिंकिंग पैटर्न है, जो ऐसे जिगजैग चलता है, वो राहु है। आप बिलीव नहीं करोगे, आप यहाँ बैठे हो, ठीक है जी, और अभी मान लो 20 जने आपके पीछे आके बैठ जाएं और समोसा खाने की चाहत खड़ी कर ले अपने मन में, तो अगर आधी घंटे के अंदर आप यहाँ बैठे रहे तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं है ना वो समोसा याद आने लग जाएगा। सही बात है, क्योंकि 20 लोग जो खा रहे हैं कहीं ना कहीं आपके नहीं खाएंगे, नहीं सिर्फ वो सोच रहे हैं अपने दिमाग में, सोच रहे हैं। अच्छा, तो आपको भी समोसे की सोच आने लग जाएगी। तो भेड़ चाल कह सकते हैं इसको। इसीलिए हमें क्या कहा गया था, अच्छा संग रखोगे हाँ, तो अच्छे व्यक्ति बनोगे जी, और बुरा संग रखोगे तो बुरे व्यक्ति बनोगे। यानी कि जब आप चल रहे हैं, जी, ओमनी प्रेजेंस रहने का मतलब क्या है, बीइंग इन प्रेजेंट का मतलब सिर्फ यही है, आप जब चल रहे हैं विचार अपनी गति से आएंगे, अपनी गति से जाएंगे। अगर आप वहाँ प्रेजेंट होंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि ये विचार मेरा है या किसी और का। जी, तो इसको हम अगर सेंस करना चाहें पॉजिटिव अपने राहु की प्रेजेंस को और नेगेटिव को, तो कैसे करेंगे हम लोग? देखिए, सबसे पहले हमें ना एक क्वेश्चन करना पड़ेगा अपने आप को हर 2 मिनट में या 3 मिनट में। मान लीजिए हमने आंख बंद करा, हमें कोई विचार आया कि यार शिमला चलते हैं, तो अपने आप से पूछिए क्या ये विचार मेरा है या किसी और का। लेकिन उसको सुनने के लिए भी धैर्य चाहिए। व्यक्ति बायस हो जाता है, सुनना नहीं चाहता क्योंकि राहु सुनवाना नहीं चाहता ना। सुनवाना नहीं वो चाहता, क्या करेगा, वो तो यही दिखाएगा कि तू शिमला जाना चाहता है इसीलिए सोच रहा है, जबकि पड़ोसी सोच रहा हो तो शिमला जाने की। राइट राइट राइट। तो जैसे हमने बात करी, पड़ोसी ने शिमला की सोची, हमारे में सोच आने लगी। यस, ऐसे में ही जैसे आपने मेरे से पूछा कि कैसे व्यक्ति अपने ऊपर काम कर सकता है। अब हम देखिए भगवान के पास जाते हैं, चाहे हम सिद्धि विनायक जाएं, किसी भी देवी देवता के पास जाएं, हम खड़े होते हैं, हम अपनी मांग कर रहे होते हैं,
हमें इतने पैसे चाहिए, ये नौकरी चाहिए, बिल्कुल ये घर चाहिए, ये गाड़ी चाहिए। और अगर हम शांति से खड़े रहे ना वहाँ पे, तो वो जवाब दे रहा होता है कि तूने इतना पढ़ ही नहीं रखा तो नौकरी कहाँ से दूँ। अच्छा, यहीं पे एक छोटी सी एडिशन करूं कि जैसे मैं ये बोलती हूँ कि जब आप हर वक्त ईश्वर से कोई चीज़ मांगते हो, है ना, अब ईश्वर आपको देगा किसके थ्रू? आपके आसपास के लोगों से, आपके फ्रेंड सर्कल, है ना, आपके जो भी रिश्तेदार हैं। बट आपके पास उसको समझने की, उस एनर्जी को आपके तक आने के लिए रास्ता क्लियर नहीं चाहिए? आपको आपका भाई, मान लीजिए आप कहीं पे प्रार्थना करके आए हो कि सब सुखी परिवार रखना और एवरीथिंग, है ना, पैसा आए पैसा आए। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि यहाँ पे आप पैसे ऐसे करके लगा दीजिए या कुछ भी ये काम कर लो तो आपके लिए बेटर, और आप अपनी जिद के आगे क्या कह रहे हो कि ये सब चीज़ें बेकार की। आप ये नहीं सोच रहे हो कमांड कहाँ पे डाल के आए हो। जब आप ईश्वर के सामने खड़े होते हो तो आप सब कुछ उसको बोल के आए हो, तो उसके बाद जो आपको समझना चाहिए कि जो चीज़ें आपके पास एनर्जीज आती हैं ना, किसी के थ्रू भी आए, बच्चों के थ्रू आए, रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल, यही लोग हैं हमारे पास। तो उस चीज़ को लोग नहीं समझते। फिर वही चीज़ हो जाती है कि आप जब किसी जगह पे डिमांड डालते हो, ईश्वर के आगे डिमांड ही तो डालते हैं हम लोग, ज़्यादातर क्या करते हैं हम लोग, तो वो डिमांड को समझने आता है आपको, तभी तो आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे कहीं ना कहीं। देखिए, इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि हाउ और जो वाहे का काम है ना, वो ईश्वर का है जी। कैसे होगा, कब होगा, ये ईश्वर जानता है। अब जैसे मान लीजिए आप अपने पिताजी से कहते हैं जी कि मुझे एक मोबाइल चाहिए, तो हम उनको ये नहीं बताते कि ये ऐसे चाहिए और अब चाहिए। हम कहते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट है। फिर हाउ और वाई उनके हाथ में होता है, कितना कब, देना है, कैसे और कहाँ से लाना है, कितना महंगा देना है, कैसे देना है, कब देना है, वो सब उसके हाथ, वो उनके हाथ में है। तो ईश्वर हमारे पिता हैं जी। लोग कहते हैं कि यार तुम मांगते क्यों, वो सब जानता है। अरे भाई, जानते तो आपके पिताजी भी हैं। नहीं, बट मैंने ये सुना है कि जैसे कि एक माँ भी कहते हैं बच्चे को दूध तब देती है जब वो रोता है, जब तक वो रोता नहीं है, जब तक वो उसको खेलता दूध रहता है नहीं ना। तो एज ए मदर मैं समझ सकती हूँ कि हम लोग भी जब बच्चों को पाला, छोटे छोटे थे, तो हम लोग भी ऐसे ही करते थे कि अरे खेल रहा है, कोई बात नहीं, जब तक उसको खेलने दो। और तो जबकि उनके सबकॉन्शियस में बार बार आता है, कि 2 घंटे हो गए हैं, इसका भूख का टाइम हो गया, 2 घंटे भूख का टाइम हो गया। लेकिन वो खेल रहा है, इसलिए माँ अपने अनदर कामों में लगी रहेगी कि चलो खेलने दो। तो यही ईश्वर के साथ भी है। मैं ईश्वर को रिश्तेदार मानता हूँ। बिल्कुल। अगर आप उनको अपने से बड़ा कर दोगे तो आप वैसे ही दूर कर दोगे। यस। हनुमान जी हैं, उनको मैं बड़ा भाई बोलता हूँ, ठीक है। अब बड़ा भाई बोलता हूँ इसीलिए मुझे उनसे ना कनेक्टिविटी लगती है, डर नहीं लगता। बिल्कुल सही। लोग कहते हैं कि यार तूने ये कर दिया, वो ये कर देंगे। मैंने कहा भाई वो कुछ नहीं करेंगे, बड़े भाई हैं। बिल्कुल सही। जब भी गलत राह पे जाऊंगा तो बड़े भाई की तरह मार देंगे ज्यादा, और क्या करेंगे, वो कोई ना कोई मेरे को बंदा मिला देंगे, वो मेरे को गाइड कर देगा, उसमें वो अपनी झलक दिखा देंगे, मैं समझ जाऊंगा। और यहीं पे फिर हम पॉजिटिव राहु की या फिर किसी भी प्लैनेट की पॉजिटिविटी को समझ सकते हैं कि अगर आपको आने वाले अंदेशे, अब आप राहु को देखिए, आपने राहु की बात करी, राहु को लोग कितना बुरा भला सोचते हैं। और मैं कहता हूँ राहु के बिना आपके जीवन में ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और जो मटेरियलिज्म की जो आज की भावना है आपकी कमाने की, वो राहु के बिना आ ही नहीं सकती। नहीं तो कलयुग में फेल हो जाएगा। आज के इंसान, आज के टाइम पे अगर कंपटीशन नहीं होगा, आपकी थॉट का प्रोसेस बड़ा नहीं होगा, आपकी नॉलेज बड़ी नहीं होगी, जो राहु के बिना नहीं आ सकती। अब हर लोग कह रहे त्यागना है, मैं कह रहा हूँ कलयुग त्यागने के लिए नहीं है, कलयुग भोगने के लिए है। भोगने के लिए, क्योंकि इसके बाद फिर सतयुग है, जितना भोगना भोग लो आप। फिर वो त्यागना ही त्यागना है उसमें। यहाँ आप एक बार राधे राधे जपोगे, आपका 1.25 लाख का काम करेगा। सतयुग में आप 1.25 लाख बार जपोगे, तब 1 बार का काम करेगा। तो जब परमात्मा ने दिया है आपको भोगने के लिए, नहीं तो पहले सतयुग की तरह दे सकता था आपको, बैलगाड़ी देता, झोपड़ी देता, वही दीपक देता। क्यों आपको लाइट दी, एसी दी, गाड़ी दी, पंखे दिए, क्यों दिए? भोगने के लिए दिए। लेकिन इसका भोग इस रूप में करना है कि हम खुद का भी भला कर सके और दूसरों का भी। यस। तो जैसे मैंने कल ही न्यूज़ देखी कि अभी की जो जनरेशन 2025 से आएगी वो बीटा जनरेशन कहलाएगी क्योंकि राहु से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी मतलब चीज़ जो है उनको ऐसी नहीं है जो नहीं मिलेगी। उनके लिए तैयार है आगे आने वाले के लिए ऐसे ऐसे एआई सिस्टम्स तैयार है कि उस बच्चे को वो चीज़ें मिल जाएंगी जो शायद पिछली जनरेशन ने तो सोची भी नहीं होंगी। और दूसरी चीज़ आप कितनी हाई नॉलेज।
लोग जब गोचर की बात करते हैं तो वो प्रेडिक्शंस की बात करते हैं, ठीक है जी। लेकिन मैं कहता हूँ गोचर पे सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जब गोचर का समय चल रहा है उस समय जो शिशु जन्म ले रहा है, हाँ जी, उसके लिए तो वो पूरा निर्माण का कार्य है। अब आप देखेंगे 11 अप्रैल को जी 5 ग्रह मीन राशि में आ रहे हैं, इकट्ठे हो जाएंगे। 4 तो हमारे 29 को ही होंगे, ठीक है। अब सूर्य भी है, शुक्र भी है, राहु भी है, शनि भी है, यस, ठीक है। आपसरी में बुध ऑलरेडी नीचे में बैठे हुए हैं। बुध को छोड़कर आपसरी में किसी की कोई मित्रता नहीं है। राशि किसकी? जलीय राशि, 12 नंबर, पाइसिस मछली का साइन है। तो वो क्या दर्शा रहा है कि 11 तारीख को कुछ ना कुछ जलीय उपद्रव होगा ही होगा। ये तो अखिल जी अभी से शुरू हो जाएगा मेरे हिसाब से। 14 मार्च को हमारा चंद्र ग्रहण है ना, अगर अभी भी देखेंगे तो आप देखिए तो सारे उपद्रव स्टार्ट है। पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी अफगानिस्तान और तालिबान ने हो गया डालना शुरू कर दिया, शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब पूछते लोग 9 नंबर। अब पाकिस्तान ने अपने 8 साल की जैसी जर्नी बिताई, वैसा ही तो अभी रिजल्ट भोगने को मिल रहा है। लोगों को तंग किया, परेशान किया, आम जनता के लिए 9वां साल आ गया, अब उसको फ्रूट्स मिल जाएंगे। अब शनि मीन राशि में आ गया तो भी देश काल परिस्थिति देखेंगे तो आपको न्याय मिलेगा। 12 नंबर अपने आप में ही विदेश को दिखाता है, बिल्कुल विदेश को भी दिखाता है। जलीय राशि है, जलीय और क्रूर जलीय राशि है, क्रूर जलीय राशि, जिसका आप अगर कोई भी वो देखेंगे एस्पेक्ट, हॉस्पिटलाइजेशन, लॉसेस, एक्सपेंसेस, जेल यात्रा, कुछ पॉजिटिव देखना चाहें तो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन सेटलमेंट। तो आपको क्या लगता है कि जैसे जिस समय एक बहुत बड़ा ये वाला गोचर हम लोग मानेंगे, हम लोग ये नहीं कहते कि सबके ऊपर है, इससे पहले थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा कि बृहस्पति की कोई बात नहीं कर रहा है, जबकि बृहस्पति इतने अहम प्लेनेट हैं। सूर्य तो है ही है, देखो वो राजा है ग्रहों के, ठीक है, हम लाल किताब में बृहस्पति को राजा मानते हैं, लेकिन अगर प्लेनेट की गणना ही शुरू हुई है तो वो सूर्य से हुई है, जी बिल्कुल। लेकिन जो बृहस्पति का गोचर है, कोई उसको ये नहीं देख रहा है कि बृहस्पति मात्र 5 महीने में एक राशि को क्रॉस कर रहे हैं। फैब के अंदर वो वृषभ में रहेंगे, विदिन नवंबर से पहले पहले वो आपके मिथुन में आ जाएंगे, फिर कर्क में आ जाएंगे, फिर वक्री होकर दोबारा मिथुन में चले जाएंगे। जो बृहस्पति का अतिचारी होना है वो अभी शुरू होगा, जो कि 2025 में जिसका आरंभ है। हम न्यूमरोलॉजी की बात तो कर रहे हैं, 9 नंबर 9 नंबर, लेकिन यहाँ पे जब 9 अक्टूबर को हमारे बृहस्पति जो वक्री हुए थे या वापस आए, वक्री हुए थे ना, वक्री अभी चल रहे हैं ना, तो 9 अक्टूबर को जैसे हमारे बृहस्पति वक्री हुए थे, है ना, अभी 23 तक वो चलना ही है ना, 23 को अभी मार्गी होंगे, 23-24 को। तो आप देखो खेल तो शुरू हो चुका है ना दुनिया में। देखो खेल तो आप देखेंगे ना, जब से बृहस्पति वक्री हुए थे जी, जब से उससे पहले से ही खेल चल रहा है। शनि जब 11वीं राशि में प्रवेश किए थे 2023, तभी से खेल चलना शुरू हो गया, 17 जनवरी से। और जब तक ये 11-12 में रहेंगे खेल बना रहेगा, क्योंकि हम लाल किताब में अक्सर कहते हैं कि एक ग्रह अपने आगे और पीछे पे असर डालता है, डालना ही डालना उसने। तो शनि जब 11 में थे तो 12वीं राशि को तो वो इम्पैक्ट कर ही रहे थे, वाइब्रेट, हाँ, लेकिन वो इम्पैक्ट कम था। अभी वो पूरे फुल फ्लेज्ड, जिसको हम 7.5 बोलते हैं, तो जिनकी भी मीन राशि है तो कहीं ना कहीं उनकी मूवमेंट बहुत जबरदस्त है। मीन राशि वालों के लिए देखिए, मैं 7.5 को है ना एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ। बिल्कुल है, बिल्कुल सही। अब हमारे मोदी साहब हैं, वो प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी जी थी, वो भी अपने 7.5 में ही प्रधानमंत्री बनी थी। तो 7.5 गलत नहीं है। अगर 7.5 आपके आने वाले चरण में, प्रथम चरण में आपको अगर दे रही है तो ये मान के चलिए जाते चरण में वो आपसे सब कुछ ले जाएगी। अगर प्रथम चरण में उसने आपसे लेना शुरू कर दिया है, यानी कि आपका सुख चैन, आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालना शुरू कर दिया है, तो आप ये मान के चलिए कि जाने वाला चरण पैसा देके जाए ना देके जाए वो अलग चीज है, लेकिन आपको ज्ञान और एक्सपीरियंस से इतना लबालब कर देता है कि आपको आने वाले जीवन में
कैसे चलना है, कैसे संभालना है, वो बड़े सरलता से आप जीवन निकाल सकते हैं। जी। तो अखिल जी, काफ़ी सारी बातें, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ, क्योंकि मुझे ना हमेशा एक बहुत ये पॉडकास्ट शुरू करने का मेन मकसद भी यही था कि जैसे हम लोग तो सिखाते हैं, पढ़ाते रहते हैं लोगों से, तो जब स्टूडेंट के साथ हम इतनी डीप बात नहीं कर सकते, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें ना डिस्कशन बहुत ज़रूरी होती है, और उससे क्या है, आपकी नॉलेज भी इन्हेंस होती है। मैं तो अपने आप को बिल्कुल ही ब्लैंक समझती हूँ कि जब भी कुछ करने के लिए बैठती हूँ तो मैं कहती हूँ मुझे कुछ नहीं आता, और ये रियलिटी है ना, यूनिवर्स उसकी इंक है ना। तो मैंने ये देखा कि जैसे हम लोग पास्ट लाइफ पे देते हैं, आज का जो भी हमारा चरण चल रहा है, हमारा जो भी प्रेजेंट लाइफ की जो चीज़ें चल रही, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ना संचित कर्मों से, कहीं ना कहीं इकट्ठा किया हुआ है माल, तो वही निकल रहा है, वही जितना भी हमने पूरा कूड़ा करकट भरा है अपने जीवन में पास्ट में। तो जैसे मैंने आजकल देखा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात आती, PLR की बात आती, कि क्या वाकई उससे हम लोग उसमें जाके या PLR के थ्रू जो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा के क्या हम पास्ट के चीज़ों से बाहर आ सकते हैं? क्योंकि मैंने अपने ही एक नोन है, होप सो अगर मुझे मिला मौका तो उनको मैं लाऊंगी यहाँ पे, तो उनसे आकांक्षिक रीडिंग जो है मैंने कराई थी, क्योंकि कुछ पीछे चीज़ें ऐसी चल रही थी तो मुझे बहुत स्ट्रेस था उस समय। तो मेरे को ना बार बार एक ही इंट्यूजन आ रहा था कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो मुझे वो चीज़ आजमानी भी थी, सच में बताऊँ तो मेरे को ये करना था। तो मैंने उनसे बोला कि आप देखिए और मुझे बताइए कि क्या क्या सीन है और क्यों हो रहा है ये सब। तो उन्होंने जो चीज़ें बताई, ओ माय गॉड, दैट इज़ मतलब मिरेकलस चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, और मैं मतलब 2 दिन के लिए तो मैं शॉक में थी, सच में बताऊँ कि यार मैंने ऐसा कर दिया था, ये किया है, और वही सेम रिफ्लेक्शन मेरे प्रेजेंट लाइफ में दिख रहा है मेरे को, वही कुछ हो रहा है, मैं उसी तरफ जा रही हूँ। तो मैंने जैसे देखा है कि इन चीज़ों का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में कितना पड़ता है, और क्या हर किसी को कराना चाहिए PLR। और मतलब जैसे कई लोग होते हैं ना रिग्रेशन में जीते हैं, जैसे मुझे भी किसी चीज़ का गिल्ट है, हर किसी को किसी ना किसी चीज़ का गिल्ट होता ही है, लेकिन कई बार वो गिल्ट हमें महसूस नहीं होता। जैसे किसी बच्चे से नहीं बन रही है ना, जैसे माँ बाप पूरा ज़िंदगी किया, बच्चे छोड़ के चले गए, आपने बहुत पढ़ाई पे पैसा लगाया, कामयाबी नहीं हुई, जॉब नहीं सेटल हो रही, कहीं ना कहीं पास्ट की कोई ऐसी मेमोरी है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही? देखिए, इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक ना लाइव एग्जांपल देता हूँ जी। हम अभी पास्ट लाइफ में तो नहीं लेके जा सकते जी, लेकिन आप एक बार आईज क्लोज कीजिए, उस सारे मेरे पे एग्जाम्पल लगा, उस व्यक्ति को याद कीजिए जिससे आपने कभी लड़ाई की हो। ठीक है, लड़ाई तो खिलजी सबसे ही हुई है, मैं किसको याद करूं, सारे चेहरे सामने आ रहे हैं, कोई भी किसी को भी ले लूं, कोई भी एक याद कर लीजिए, ठीक है, और उनका कोई भी एक इंसिडेंस याद कर लीजिए। अब यहाँ पर आप दर्शक बन जाइए उस स्थिति को देखने के लिए। आंखें बंद रखिए, आंखें बंद रखिए। अब आपने जो भी बिहेव किया था उसको थोड़ा सा रिवर्स कर दीजिए। आप अपने मन में बोलिए, आई सॉरी, आई फॉरगिव यू, आई लव यू, आई ब्लेस यू, I release you in the universe. I know what we are going through is a karmic journey. It's a karmic journey. Is a karmic lessons. We have learned all our lessons. Now I release you. Release you. Bless you. And bless you. अब आप उसी व्यक्ति को दोबारा याद कीजिए, आंखें बंद रखिए, और वही इंसिडेंस याद कीजिए कि वो आपको कितना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको बिल्कुल ही वो प्रिय लगने लग गए होंगे, लेकिन अगर आपको 5% भी इम्प्रूवमेंट दिख रही है तो बताएं। देखिए, इस चीज़ में ना मैंने ये चीज़ फील किया अभी देखो कि जब मैं ये सोच रही थी कि किस व्यक्ति से मेरा कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ज़्यादा हो, तो उसके साथ क्या मेरा इंसिडेंट चल रहा था उस समय कि जिसने मुझे बहुत हर्ट किया है ना। ये बात 2023 की है, कुछ ऐसी चीज़ हुई कि बहुत हर्ट हुई। उसके बाद मैं एक हफ्ता जो है बहुत रोई, है ना वो मैं रोई एक हफ्ता, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए उस चीज़ को याद करके। तो मैंने देखा कि जब मैं कर रही थी तो उस समय वो चीज़ दिख रही थी मेरे को असल में, और जैसे आपने मेरे को बोले ये वर्डिंग, उसके बाद वो चीज़ दिखी ही नहीं, मतलब वहाँ पे सिर्फ लाइट थी,
वो पिक्चर नहीं दिखी। जैसे मैंने पहले वो किया तो मुझे एकदम से वो चीज़ दिखी कि हम लोग यहाँ बैठे थे और यहाँ पे ये बात हो रही थी, उसने मुझे ये बोला और ये ऐसे पुश किया, ये चीज़ हुई थी, और जैसे आपने चीज़ें बोली तो उसके बाद वो लाइट नहीं आए, वो लाइट ही थी, उसके बाद वो पिक्चर ही नहीं दिखी। ये रियल पास्ट लाइफ है। सबसे पहला मैं एक ही सुझाव दूंगा जी, हर किसी को PLR के पीछे नहीं भागना चाहिए जी, ये कोई पिकनिक नहीं है जी, कि मंगल ग्रह पे यात्रा करके आने की, चंद्र ग्रह पे यात्रा करके आने। राइट, राइट। दूसरा, ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो आपको निकालने की क्षमता रखता हो, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जो किसी और के पास PLR करवाने गए, उन्होंने, किसी ने अपने आप को चोर देखा, किसी ने डाकू देखा, किसी ने किसी का खून करते हुए देखा, अलग अलग घटनाएं देखी। वो तो नेचुरल है, मैंने बोला ना, कार्मिक लेकिन घटना। अब क्या है, उसको रिलीज नहीं किया, फ्री नहीं करवाया। जब वो वापस आए तो वो उन्हीं वो घटनाओं बंधन के साथ ही आ गए, उल्टा और ज्यादा डिप्रेसिव मोड पे चले गए, राइट? रीजन क्या है, सबकॉन्शियस की जब हम बात करते हैं, जी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, वो तीनों में से कुछ भी नहीं जानता है। वो करंट जानता है जो वो देख रहा है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि मैंने भी जब आकाशिक रीडिंग की, जैसे मैंने बात की, तो जो भी घटनाएं थी ना, वो जो मुझे दिखी वो असल में इसी बर्थ की थी, वो इसी बर्थ की चीज़ें नज़र आ रही थी मेरे को, और जो कहीं दबी हुई थी तो वो चीज़ें उसके बाद, जैसे आपने अभी लाइव एग्जांपल दिया। ये भी रीडिंग है, हाँ जी, चाहे वो पास्ट लाइफ है, चाहे वो आकाशिक है, जी, वो हमारे पूर्व कर्मों को दिखाता है। जी, अब डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, हाँ जी, आपका मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है कि वो इस ही लाइफ के कर्मों से रिलेटेड है, जी, तो वही रीडिंग खुलेगी। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं, सपोज करो कि मेरा इस फैमिली में जन्म क्यों हुआ, तो फिर कहीं ना कहीं पास्ट की रीडिंग खुलेगी, पास्ट की रीडिंग खुलेगी। लेकिन रीडिंग खुलवाने का बेनिफिट जब भी है जब आप रिलीज करने के लिए तैयार हो। ठीक है, कि आपको अब आगे की चीज़ें भी जो है फिर आपको मॉडिफाई करनी जैसे मान पड़ेगी, लीजिए मैंने आपको अभी आपको चेंजेस बोला, करने पड़ेंगे। आप रिजिड हो जाते कि मैं तो उस व्यक्ति से नहीं तोड़ना चाहती, यस, उस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जो जनरली क्लाइंट्स करते हैं आके, भूलनी तुम बात है माफी ना, मांगने की छोड़ना बोल रहे हो, नहीं। मैं कैसे मांग लूं, कैसे उसने मांग? मेरी बेइज्जती करी, उसने मुझे ये बोला, उसने मेरा ये नुकसान किया। तो अगर मैं सीधा सीधा कहूँ तो पास्ट लाइफ एक तरह के सरेंडर है आपका, कि अगर आप सरेंडर नहीं करोगे पास्ट को तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। चलो, पास्ट लाइफ सिर्फ इतना हेल्प कर देगी आपको, मान लो जैसे आपको पैसों की दिक्कत आ रही है, ठीक है, जी, और आप चाहते हो कि मैं प्रेजेंट में सारे सॉल्यूशन देख चुका, जी, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो पास्ट लाइफ आपको ये बता देगी कि आपके पास जो पैसों की तंगी है उसका पास्ट से क्या कनेक्शन है, क्या क्या connection? आपने किसी के पैसे तो हम मारे ठीक थे? कर पाते हैं उसको? हम ऐसे ही, हमें उसको रिलीज सिर्फ करना पड़ेगा, उस रिलीज प्रॉब्लम करना को होता रिलीज है, करना हमें होता है। पहले एक्सेप्ट करना होता है यस, कि हाँ हमने किया, जाने अनजाने किया, वो एक्सेप्ट करना होता है, सॉरी, फिर उस व्यक्ति से माफी मांगनी फॉरगिवनेस होती है, होनी चाहिए, उस सिचुएशन से माफी मांगनी होती है, ठीक उसको ब्लेस करना होता है, ठीक है। और जो दोनों सोल पार्टिकल है, ऐसा नहीं है खाली एक पोर्शन है वहाँ पे, यस, दो आप जनों का अपने है। आप को देख रहे हो तो आपकी भी आत्मा का एक कण वहाँ पर है। यस, 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 जब आप उन दोनों कणों को यूनिवर्स को सौंप देते हो तो वो एरिया बिल्कुल क्लिंज हो जाता है, वो बिल्कुल ब्लैंक ब्लैक बोर्ड हो जाता है, जिसको आप इस लाइफ में आके रीराइट कर सकते हैं। चलिए, मतलब आज आपसे बात करके ना मुझे खुद को इतना हल्का महसूस हो रहा है ना, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ना, मतलब अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि आपसे बात हो रही है, और भगवान ने चाहा तो हम बार बार डिस्कशंस पे आएंगे। बिल्कुल, ठीक है, और इसका मोटो यही है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ अपने जितने भी आपके एडवाइजेज हैं, जितने भी आप लोगों के सुझाव हैं, या फिर जितने भी आपके कोई भी कमेंट सेक्शंस, आपसे हमसे कोई भी कोई क्वेश्चन, अखिल जी से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, किसी तरह की राय लेना चाहते हैं, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हाजिर हैं, आपके कमेंट के ज़रूर जवाब देंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला, और थैंक यू। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया, थैंक यू।